जय हिंद साथियों, आज का हमारा विषय है कि चाइना से भारत निपटे कैसे। आज के परिदृश्य में भारत और चीन के संबंध अनसर्टेनिटी से क्यों डिफाइन होते हैं। एक कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन का रिलेशन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। कन्फ्लिक्ट इन रिगार्ड ऑफ बॉर्डर इश्यूज एंड कोऑपरेशन इन रिगार्ड ऑफ ट्रेड इश्यूज। अब दोस्तों, ऐसा हो क्यों रहा है? IMF की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो आर्थिक महाशक्तियां हैं उसमें इंडिया 5वें नंबर पे पहुंच गया है ब्रिटेन को पछाड़कर, और पहले 2 नंबर पर US और चीन है। अब यहाँ पे चीन को यह समझ आता है कि मुख्य मुकाबला तो 2 चीफ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर्स के बीच में है, जो कि US और चाइना है। लेकिन चाइना को कड़ी टक्कर अगर कोई देश दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है, क्योंकि भारत के पास उसकी यूथफुल पॉपुलेशन है, उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड है। यहाँ पे चाइना की पूरी कोशिश है कि वो इंडिया को एशिया में ही रोके रखे। ग्लोबल प्लेयर की जो रेस है, G2 की जो रेस है US और चाइना के बीच में, उसमें सिर्फ वे 2 ही रहें और इंडिया कभी मुकाबले में आ ही ना पाए। इसके लिए चाइना की क्या योजना है? चाइना साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के रखता है इंडिया के ऊपर और कंट्रोल्ड एग्रेशन करता है डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स पे इंडिया के साथ, क्योंकि चाइना की सोच है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर एंड कंट्रोल्ड एग्रेशन एट द बॉर्डर can serve the purpose, then there is no need to go for an outright war. चाइना को अब समझ आ चुका है कि अगर उसको अपनी डोमेस्टिक ग्रोथ पे फोकस करना है तो उसको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना होगा, अपनी इकोनॉमिक एंगेजमेंट पूरी वर्ल्ड के साथ बढ़ानी होगी। इसके लिए उसको मार्केट एक्सेस चाहिए और वो अपने संबंध सुधार रहा है सभी कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग इंडिया। और यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत आवश्यक हैं इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए। तो चाइना क्या कर रहा है यहाँ पे वो मार्केट एक्सेस गेन कर रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं लगभग, जहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल रिसोर्सेज की लेकिन भरमार है। तो वहाँ से रॉ मटेरियल सोर्स, यहाँ पे पॉपुलेशन है, वहाँ से रेवेन्यू, ये रेवेन्यू और रॉ मटेरियल फीड कर रहे हैं चाइना के डोमेस्टिक ग्रोथ को। और इसी तरह से फिर से यहाँ पे मार्केट का एक्सेस होगा। जब डोमेस्टिक ग्रोथ होगी तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन से फिर से इंटेंसिफाइड मार्केट एक्सेस और इंटेंसिफाइड रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, ये सब चलता रहेगा। ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो कि चाइना की प्लानिंग है, अपनी डेवलपमेंट को इंश्योर करना और दूसरे देशों को एक्सप्लॉइट करना। तो ग्लोबल सुपर पावर बनने के बाद चाइना का जो अगला कदम होगा वो होगा एक बेटर नेगोशिएशन और एक बेटर डील हासिल करना इंडिया के अगेंस्ट, ताकि जो बॉर्डर सेटलमेंट है वो चाइना के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहे। इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि चाइना बॉर्डर सेटलमेंट आज के समय में चाहता ही नहीं है। वो ट्रेड तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन जब बॉर्डर ट्रैंक्विलिटी की बात आती है, बॉर्डर पे शांति की बात आती है, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि कभी देप्सांग प्लेन, कभी गलवान वैली, कभी पैंगोंग सोले, कभी भूटान के डोकलाम में यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? चाइना को पता है कि वहां पे वॉर नहीं करना है, वहां पे सिर्फ इंडिया को एक उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के रखना है, उसको तंग रखना है ताकि वो अपनी ही दिक्कतों में फंसा रहे। जैसे कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी उसने फैला रखी है, उसको मदद करता है, पोषित करता है। कश्मीर में टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के थ्रू, उसमें चाइना अपना पूरा सहयोग कर रहा है। तो यही सब तरीके हैं चाइना के कि इंडिया को उलझाए रखो उसी की अंदरूनी दिक्कतों में और खुद एक ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर बन जाओ। तो दोस्तों, भारत और चीन के जो संबंध हैं इनको 2 एस्पेक्ट में देखा जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। सो कॉल्ड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉन्फ्लिक्ट एज टू द बॉर्डर इश्यू। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेड की। हम ये देख रहे हैं कि जो ये ट्रेड है चाइना के लिए ज्यादा फेवरेबल है। चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया में वो ज्यादातर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स जाते हैं चाइना में वो ज्यादातर रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में होते हैं। इंडिया के जो IT प्रोडक्ट्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और जो मीट इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंडिया ऑलमोस्ट ग्लोबल लीडर है। लेकिन चाइना मार्केट एक्सेस नहीं देता है इन इंडस्ट्रीज को और सिर्फ इंडिया के रॉ मटेरियल्स को यूज कर रहा है। तो इसलिए ये जो ट्रेड पार्टनरशिप है इंडिया और चाइना के बीच में, ये लोपसाइडेड है। चाइना के लिए फेवरेबल है, इंडिया के लिए अनफेवरेबल है। ट्रेड के क्षेत्र में हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसमें 4 पॉइंट्स हैं। तो एक तो बॉयकॉट हो गया, फिर एक टैरिफ बैरियर्स हैं कि हम इतना टैक्स लगा दें चाइनीज इंपोर्ट्स पे कि वो इंडिया के प्रोडक्ट्स के मुकाबले महंगे हो जाएं। प्राइस एडवांटेज के कारण इंडिया के प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे और चाइना की मार्केट एक्सेस कम हो जाएगी इंडिया में। उसके बाद हम बैन की बात भी कर रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि टिकटॉक और इसके जैसे अन्य ऐप्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने IT एक्ट 2000 की सेक्शन 69A के तहत सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड नेशनल डिफेंस, इन सब बातों का हवाला देते हुए बैन कर दिया था। यहाँ पे बॉयकॉट करने से, टैरिफ बैरियर लगाने से और बैन करने से इंडिया को कोई ज्यादा लाभ होने नहीं वाला है जब तक कि वो खुद सेल्फ रिलायंट ना हो इन प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने में। अब बात करते हैं कन्फ्लिक्ट की। ये कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इंडिया का, वहां पे
चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। 1951 में सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी के दौरान इंडिया ने उसका बायकॉट किया था, क्योंकि उसके तहत ताइवान चाइना को नहीं सौंपा जा रहा था। इंडिया ने तभी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि वो वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है, ताइवान को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट मानता है। 1954 में जो पंचशील एग्रीमेंट हुई थी, वहां पे भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को चाइना का इंटीग्रल पार्ट मान लिया था। तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए, चाइना कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहता है, उसी तरह हमें भी तिब्बत पॉलिसी और वन चाइना पॉलिसी को रिविजिट करना होगा। तो हमें कोई रोक नहीं रहा है। अगर बात करें 1954 की पंचशील एग्रीमेंट की, जिसमें बात थी म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल बेनिफिट और नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर, 8 साल बाद तो वो ट्रीटी एक तरह से खुद ही खत्म हो गई थी। 1962 चाइना ने हमारे अगेंस्ट एग्रेशन कमिट किया था और उसके बाद से पंचशील एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो हम बात करते हैं तिब्बत ऑटोनोमस रीजन चाइना का पार्ट होने की, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि तिब्बत चाइना का पार्ट तभी हो सकता है जब वो ऑटोनोमस रीजन हो। वहाँ के जो मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस डाइवर्सिटी है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, वो प्रदान किया जाए, तभी इंडिया तिब्बत को चाइना का पार्ट मानेगा। और वन चाइना पॉलिसी में जैसे ताइवान की जहां तक बात हो गई, वन चाइना पॉलिसी को खुले तौर पर अपना समर्थन नहीं देना चाहिए। अब जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, एक तो हो गया वेस्टर्न सेक्टर कश्मीर के पास, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड के पास और ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश। वेस्टर्न सेक्टर चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेस्टर्न सेक्टर है ये इनके माइनॉरिटी रीजन्स को इंटरसेक्ट करता है। बुद्धिस्ट माइनॉरिटी रीजन तिब्बत एंड उइगुर मुस्लिम माइनॉरिटी रीजन सिंकियांग, और यहीं पे अक्साई चिन भी है इसी के इंटरसेक्शन पे, जिसे चाइना ने 1962 के वॉर के दौरान कब्जा लिया था। यहीं पे 1957 और 1958 के दौरान चाइना ने अपना स्ट्रेटेजिक हाईवे बना लिया था। अब यहाँ पे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमें सुनने को मिलता है कि काराकोरम हाईवे पे चाइना और पाकिस्तान मिलके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्योंकि इंडिया का हिस्सा है, तो उसको अपनी टेरिटरी बताता है और इस पे आपत्ति दर्ज करता है। लेकिन चाइना कहता है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और ये एक लाइवलीहुड का मैटर है। यहाँ पे इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसको काउंटर करने के लिए? इंडिया क्या कर सकता है कि जैसे चाइना इंडिया के टेरिटरी में हस्तक्षेप कर रहा है, उसी प्रकार इंडिया को भी अधिकार है कि वो वियतनाम के साथ मिलके साउथ चाइना सी में ऑयल एक्सप्लोरेशन करे। यहाँ पे जब इंडिया वियतनाम के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन करता है ज्वाइंट वेंचर के तहत, तो चाइना को भी आपत्ति है इस बात पे कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। साउथ चाइना सी को चाइना अपनी टेरिटरी मानता है, तो फिर यहाँ पे इंडिया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज को यूज कर सकता है और इन दोनों पैरामीटर्स को यूज कर सकता है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, चाइना की टेरिटरी नहीं है। यूएन क्लॉज तय करेगा कि ये वियतनाम को बिलोंग करती है कि चाइना को बिलोंग करती है। जिस तरह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लाइवलीहुड इशू है, उसी तरह से यहाँ पे अगर नेचुरल रिसोर्सेज की, हाइड्रोकार्बन्स की एक्सप्लोरेशन होती है, तो ये भी यहाँ के लोगों के लिए एक लाइवलीहुड इशू है। अब बात करते हैं वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर की। जिस तरह से ईस्टर्न सेक्टर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, इसको चाइना सदर्न तिब्बत मानता है, मुख्यतः तवांग को। उसका कहना है कि छठे दलाई लामा की जन्मभूमि है तवांग और इसीलिए ये सदर्न तिब्बत है। तो अब चाइना के ऊपर चाइना का ही दाव इंडिया को खेलना चाहिए। तो आपने तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के बारे में सुन रखा होगा। इंडिया की नीति यहाँ पे ये होनी चाहिए कि कैलाश मानसरोवर भोले बाबा की नगरी है, भारतीयों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं और ये आदिकाल से भारत का ही हिस्सा है और इसीलिए रिलीजियस ग्राउंड्स पे ये भारत को मिलना चाहिए। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत कहकर बुद्धिस्ट रिलीजन से जोड़कर चीन हड़पना चाहता है, चीन को उसी की भाषा में भारत को जवाब देना चाहिए, कैलाश मानसरोवर पर अपना दावा ठोक। और चाइना को एक आर्थिक महाशक्ति बनना है, उसके लिए ट्रेड बहुत महत्वपूर्ण। तो जो चाइना की ट्रेड है और जो रॉ मटेरियल रिसोर्सेज हैं, वो सारी इंडियन ओशन से होके और साउथ चाइना सी से होके चाइना पहुंचती हैं। अफ्रीका से जो वो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करता है, यूरोप, अमेरिका, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सब के साथ जो उसकी ट्रेड चलती है, तो यहाँ से इंडियन ओशन से होते हुए साउथ चाइना सी होते हुए चाइनीज पोर्ट तक पहुंचती है। तो चाइना को हमेशा ये डर सताता है कि इंडिया जरूरत पड़ने पर कभी भी मलक्का स्ट्रेट को रोक सकता है, यहाँ से चाइना के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इससे बचने के लिए चाइना ने 2 योजनाएं बनाई हैं। पहली, उसने यहाँ पे ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना शुरू कर दिया और दूसरी, उसने एक मैरीटाइम सिल्क रूट की परिकल्पना करी। मैरीटाइम सिल्क रूट की आड़ में वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, जिसके तहत वो नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान यहाँ पे अपनी पैठ बना रहा है, यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने पोर्ट्स बना रहा है। इसी के सहारे वो इंडिया पे एक चेक भी रख सकेगा और इंडिया के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकेगा, इन सबको अपने पाले में लेके। तो यहाँ पे इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। इंडिया ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करने
करने का फैसला लेकर। ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की हमने बात करी थी, यहाँ पे अफगानिस्तान भी आता है। अफगानिस्तान की सत्ता पे जो तालिबान बैठा है उसके साथ भी चाइना अपनी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ा रहा है, और इंडिया के तालिबान के साथ तो अच्छे संबंध है नहीं, तो अफगानिस्तान के रूप में जो एक इंडिया का बहुत अच्छा साथी था वो छिन चुका है आज की डेट में। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। जैसे चाइना इंडिया को घेर रहा है, उसी तरह से इंडिया को भी चाइना के पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने संबंध और गहरे करने चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मंगोलिया, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम आदि। जैसे चाइना मैरीटाइम सिल्क रोड के साथ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को अंजाम देने की योजना बना रहा है, उसी तरह इंडिया को भी जो आसियान के 10 कंट्रीज हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इन सभी के साथ इंडिया को अपने रिश्ते और प्रगाढ़ करने चाहिए। छोटी मोटी जो डिफरेंसेस हैं उनको साइड में रख के अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए। इंडिया को लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। इंडिया को अपनी वन चाइना पॉलिसी इसको चेंज करना चाहिए। जितना हो सके जापान के साथ पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में जुड़ना चाहिए। साउथ कोरिया के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। वियतनाम में हमने बात कर ही ली थी। फिर क्वाड है जिसमें कि जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज हैं। क्वाड में भी इंडिया को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पे चाइना को कंटेन किया जा सके। यूएस की जो योजना है पिवट टू ईस्ट के तहत इंडिया को चाइना के अगेंस्ट यूज करने की, इंडिया को उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इंडिया टुडे प्रोफेसेस नॉट अ नॉन अलाइंड पॉलिसी बट अ पॉलिसी ऑफ इक्वी प्रॉक्सिमिटी, बैंड वैगन डिप्लोमेसी, अ मल्टी अलाइंड पोस्चर। फाइनली हम बात करेंगे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जो चाइना इंडिया का विरोध करता है। चाइना खुद तो 1970s की शुरुआत में मौके का फायदा उठाकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गया। जब इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की बात आती है तो वो हमेशा उसमें बाधा उत्पन्न करता है। फिर बात करते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स। तो 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं, वासेनार एग्रीमेंट, MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और NSG। इन एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स के बारे में विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। इंडिया इन चारों में से NSG को छोड़कर बाकी 3 का मेंबर है। NSG है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में इंडिया की मेंबरशिप के लिए जो कंट्री सबसे ज्यादा बाधा उत्पन्न कर रही है वो है चाइना, और वो इंडिया की NSG की मेंबरशिप को इस बात को लेकर रोकता है कि इंडिया ने NPT साइन नहीं करी। इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए न्यूक्लियर प्रोफाइल को लेके तो इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कॉन्ट्ररी टू चाइना व्हिच डिस्पाइट बीइंग अ सिग्नेटरी टू NPT हैज हेल्प्ड इन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू पाकिस्तान। सो हियर इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड चाइना is an irresponsible nuclear weapon state. So China should not have any right to impede India's membership to the NSG. तो इंडिया की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जिस प्रकार चाइना बाधा उत्पन्न कर रहा है NSG में इंडिया की एंट्री को लेकर, उसी प्रकार इंडिया को भी चाइना की MTCR की मेंबरशिप को बाधित करना चाहिए। तो इंडिया यहाँ एक नेगोशिएशन रख सकता है चाइना के साथ, चाइना इंडिया की NSG की मेंबरशिप में बाधा ना बने और उसी प्रकार इंडिया चाइना की MTCR की मेंबरशिप में बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। तो ये हमने एक एनालिसिस किया। तो अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। दोस्तों, मुझे ये लगता है कि आज की डेट में एक ऑल आउट वॉर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आज समय बदल चुका है। आज एक इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। टुडे जीरो सम गेम पॉलिसी हैज गिवन वे टू विन-विन सिचुएशन। टुडे जियोपॉलिटिक्स हैज गिवन वे टू जियो इकोनॉमिक्स। टुडे रिलेशंस बिटवीन द नेशंस आर गाइडेड बाय कमर्शियल कंसिडरेशंस। एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड ऑर्डर है आज की डेट में, तो एक ऑल आउट वॉर तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए चाइना ने यहाँ पे इंडिया के लिए कंफ्यूजन की स्थिति बना रखी है, और इस चालाक चाइना से किस तरह से निपटा जाए उसके लिए हमें एक फुल प्रूफ रणनीति बनानी होगी। मुझे लगता है कि ये सब जो हमने डिस्कस किया है, ये नीति चाइना को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय मेरे साथ साझा करें। धन्यवाद।